नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हैप्पीनेस के सेशन पे। पिछली बार मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से पिछले संडे ये सेशन नहीं हो पाया था। तबीयत अभी भी पूरी ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम मैं बैठने के काबिल हूँ, बात करने के काबिल हूँ। तो आप लोगों के साथ समय बिताना ये खुशी का एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए आज का सेशन हो रहा है। पिछले सेशन में हमने कुछ खास बातें कही थी, थोड़ा बहुत मैं उनको दोहराऊंगा, कुछ नई बातें करेंगे। पर उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है डॉक्टर प्रमोद निर्वाण और मैं एक ट्रेन्ड क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक नेचुरोपैथ हूँ। मैं जो कुछ भी बात करता हूँ प्रवचन देने के बजाय साइंस की बात करता हूँ, एविडेंस बैक्ड बात करता हूँ। पर उन चीजों को इतना आसान बना देता हूं कि आदमी के लिए उसे अपने जीवन में लागू करना, उसका लाभ उठाना और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो तो भी उसका लाभ उठा सके, किसी भी स्थिति में हो तो भी उसका लाभ उठा सके, इतना आसान बना। मैं इसी काम के लिए ये सेशन करता हूँ। अपने परिचय में थोड़ा सा और बता दूं कि मैं एक गृहस्थ सन्यासी हूँ। सन्यासी हूँ पर गृहस्थ हूँ। और पर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। किसी भी तरह का दान या चढ़ावा एक्सेप्ट नहीं करता और अपनी मेहनत से, ईमानदारी की मेहनत से अपने परिवार का और अपना भरण पोषण करता हूँ। ये मेरी दिनचर्या है और समाज सेवा के लिए यह हमने सेशन शुरू किया है, ताकि जो अनुभव अब तक प्राप्त हुआ, समाज ने जो कुछ अब तक हमें दिया, परमात्मा की कृपा से हमें जो कुछ मिला, समाज को उसका कुछ हिस्सा लौटा सके। देखिए, खुश रहना बहुत आसान है, सचमुच बहुत आसान है। लेकिन हम उन छोटी छोटी बातों को जो आसान है उनको इसलिए उपेक्षित करते हैं कि हमें लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और चूंकि हम उनको इम्पोर्टेंट नहीं मानते, इसलिए हम उनका लाभ नहीं उठा पाते। इसीलिए मैं कुछ चीजें दोहराऊंगा आपके लिए, ताकि आप उन चीजों को जिंदगी में अपना सकें, उनका लाभ उठा सकें। एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड एज अ स्पिरिचुअल हीलर, मेरा काम ये है कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लूं, दिमाग को, आत्मा को, मन को निर्मल बना दूं, ताकि आप उन चीजों को जो मैं कहता हूं ग्रहण कर सके और उसका लाभ उठा सके। तो बेसिकली चीज यही है कि साइंस में, साइकोलॉजी में बहुत सी चीजें ऐसी बताई गई हैं। रोज नए आविष्कार होते हैं, रोज नई रिसर्च होती है जो हमें ज्ञान देती है। पर कई बार हम उनको, कॉम्प्लिकेशंस उसमें इतनी होती है या इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में वो प्रस्तुत की गई होती हैं कि हम उनका लाभ नहीं उठा पाते। मैं उन सारी चीजों को भी सरल करके आपके सामने पेश करता हूं, ताकि आप उनका फायदा उठा सकें। तो हम बेसिकली शुरू करते हैं एक छोटी सी बात से, कि हम जीवन में सफल हों ये बहुत जरूरी है। हमारे पास जीवन में धन हो ये बहुत जरूरी है। हमारे परिवार हो, रिश्ते हो, ये बहुत जरूरी है। और हम खुश हों ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी सारी चीजों के साथ साथ अगर हम खुश नहीं हैं तो लाइफ फुलफिलिंग नहीं होगा, लाइफ एंजॉयबल नहीं होगा। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम खुश रहने के उन छोटे छोटे गुरों को, टोटकों को समझ सकें जो हमारी जिंदगी बदल देते हैं। तो आज हम उन पर स्पेसिफिकली बात करेंगे। हमने लास्ट सेशन में एक बात कही थी कि एंजाइटी में और डिप्रेशन में अंतर क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। तो देखिए, एंजाइटी तब होती है जब हमें ये डर हो कि कल को हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, कल को स्थिति बिगड़ जाएगी, हमारे पास धन नहीं रहेगा, हमारे पास दौलत नहीं रहेगी, हमारे पास पद नहीं रहेगा, प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। तो हम उन चीजों से घबराए हुए होते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि वो चीज है
जिनसे हम घबराए हुए होते हैं, जो अभी हमारी जिंदगी में घटित नहीं हुई, जो अभी आई नहीं, हुई नहीं, लेकिन हमें उनका डर लगा हुआ है। एंजाइटी या चिंता उन्हीं चीजों को लेकर के, उन्हीं बातों को लेकर के, उन्हीं मुद्दों को लेकर के होती है। जबकि डिप्रेशन जो है वो इस कारण से होती है कि हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई, किसी ने हमारा बहुत ज्यादा अपमान कर दिया, हमारे बिजनेस में या जॉब में किसी बहुत बड़ा कोई लॉस हो गया, उस कारण से हम संभल नहीं पा रहे और हम डिप्रेशन में चले गए। तो देखिए, डिप्रेशन और एंजाइटी का अंतर ही यही है कि चिंता तब होती है जो चीज अभी हमारे साथ हुई नहीं, लेकिन हम उसकी कल्पना कर करके, उसे इमेजिन कर करके डरे जा रहे हैं, वो है चिंता, वो है एंजाइटी। और जो डिप्रेशन है या सैडनेस है या दुख है या सौरो है, वो उन चीजों का है जो घटना हमारे साथ बीत चुकी है, किसी भी तरह का हमारे साथ नुकसान हो चुका है, जिसको लेकर के हम संभल नहीं पा रहे। चाहे वो हमने अपना कोई प्रियजन खो दिया, चाहे बिजनेस खो दिया, जॉब खो दी, अपमान हो गया, इज्जत खो दी, जेल चले गए, कुछ भी ऐसी बात हमारे साथ गुजर गई जो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हम डिप्रेशन में या चिंता में, उस सौरों में चले गए। तो ये दो चीजों का अंतर है, एक है भविष्य की बात और एक है भूतकाल की बात, पास्ट टेंस की बात। इन दो चीजों को हम समझ ले तो इनको मैनेज करना आसान हो जाता है। चिंता के बारे में तो बड़ी सीधी सी बात है कि हम अपने रिसोर्सेज को रिव्यू करें, ये देखें कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं और जिस चीज को लेकर के हम चिंतित हैं, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास क्या साधन है, हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें स्किल सेट बढ़ाने की जरूरत है, क्या हमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्या हमें टाइम लगाने की जरूरत है, क्या हमें मेहनत करने की जरूरत है, क्या हमें कोई सिफारिश ढूंढने की जरूरत है, क्या किसी वेल विशर की सहायता लेने की जरूरत है, किसी दोस्त की राय लेने की जरूरत है। कुछ भी ऐसा हो सकता है, सिंपल राय भी हमें उस चिंता से निकाल सकती है, एंजाइटी से निकाल सकती है। तो वो तो बहुत आसान काम है, और उस पर बहुत ज्यादा चिंता इसलिए भी नहीं करनी चाहिए कि 90% चिंताएं बाद में फजूल की साबित होती हैं। ये हर एक के साथ, ये दुनिया भर के इतिहास की कहानी है कि जिन चीजों को लेकर के हम चिंता करते हैं, असल में वो हमारे साथ कभी भी होती ही नहीं। उनमें से 90% चीज हमारे साथ हम नहीं होती हैं, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। और जहां डिप्रेशन की बात करें, जो चीज बीत चुकी है वो बीत गई, उसे संभालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बात फिर वहीं आ जाती, क्या हमें री इन्वेस्ट करना है, क्या हमें टाइम ज्यादा लगाना है, क्या हमें किसी दोस्त की रिकमेंडेशन की जरूरत है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो किसी दोस्त की रिकमेंडेशन से निकल सकती हैं, हम उस दुख से उबर सकते हैं या उस कठिनाई से उबर सकते हैं और आराम की नॉर्मल जिंदगी दोबारा जीने के काबिल हो सकते हैं। तो चिंता और डिप्रेशन दोनों ही हालातों में असल में ये इतनी ज्यादा मैनेजेबल हैं। बहुत ही कम केस, रेयर केस ऐसे होंगे जब हम इन चीजों को मैनेज न कर पाते हों। उन चीजों को छोड़ दें, वो 1%, 2%, ज्यादा से ज्यादा 5% हैं। 95% केसेस में हम उनको मैनेज कर सकते हैं और वो चीजें मैनेजेबल हैं। दूसरी चीज, अगर आदमी सफल हो जाए, जो हमने पिछली बार भी बात की थी, मैं उसको इसलिए दोहरा रहा हूं, अभी ये बताऊंगा कि दोहराने का कारण क्या है। तो मैं दोहरा रहा हूं वो इस कारण से कि आप उसको और बारीकी से समझ सकें और दिमाग से उतर ना जाए, या अगर आपको याद भी हो तो ये रिफ्रेशर हो। ये है कि अगर हम सफल हो जाएं, हमारे पास समृद्धि आ जाए, पैसा आ जाए, पद आ जाए, पावर आ जाए, तो हम अहंकार में न पड़ जाएं, हम इतने ईगोइस्टिक न हो जाएं कि हम रिलेशनशिप बिगाड़ने लग जाएं, हम हर दूसरे आदमी को मक्खी मच्छर मानना शुरू कर दें, इतना छोटा मानना शुरू कर दें कि उनकी अहमियत अपनी जिंदगी में भूल जाएं और हर किसी के साथ टेढ़े शब्दों में बात करें, उनका अपमान कर दें, बड़े ईगोइस्टिक टोन में बात करें। हमें यह समझने की जरूरत होती है कि बहुत बार हमारे शब्द जो हम चूज करते हैं किसी से बात करने के लिए, उसके अलावा हमारी टोन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, उसका भी बहुत जबरदस्त इम्प्लीकेशन है, बहुत जबरदस्त असर है।
हम गुस्से में बात कर रहे हैं, हम व्यंग से बात कर रहे हैं, हम सैटेरिकल टोन में बात कर रहे हैं, हम प्रेम से बात कर रहे हैं, हम ममता से बात कर रहे हैं, हम ममतापूर्ण स्वर में बात कर रहे हैं, इन चीजों से शब्दों के गुणों का फर्क बढ़ जाता है या घट जाता है। अगर हम गुस्से में बात कर रहे हैं, अगर हम अपमानजनक टोन में बात कर रहे हैं, अगर हम अहंकार पूर्ण टोन में बात कर रहे हैं, अगर हम जेलसी वाली टोन में बात कर रहे हैं, अगर हम शिकायती टोन में बात कर रहे हैं, तो सामने वाले को स्पष्ट नजर आता है कि हमारी टोन क्या है। और टोन का असर शब्दों के चॉइस से भी ज्यादा है, क्योंकि वो तुरंत महसूस होता है और कलेजे पर तीर की तरह लगता है। इसी तरह से अगर हम ममतापूर्ण ढंग से बात कर रहे हो, प्यार से बात कर रहे हो, प्रेम से बात कर रहे हो, तो भी सामने वाले को नजर आता है। हमारी मुख मुद्रा, हमारे चेहरे के भाव, हमारी टोन, ये सारी चीजें सामने वाला ज्यादा नोटिस करता है शब्दों के अलावा भी। शब्द कई बार भूल जाते हैं, टोन और भाव नहीं भूल पाते। एक्सपीरियंस जो आपने उसको करवाया अपनी बातचीत से, उसको सामने वाला आदमी नहीं भूल सकता। आपने कोई बात कह दी, आप तो आधे घंटे बाद भूल भी जाओ, सामने वाला उसे जिंदगी भर याद रखेगा, अपमानित महसूस करेगा और आपके प्रति बायस्ड रहेगा। इसलिए हमें अपने शब्दों के साथ साथ अपनी टोन पर भी बहुत ज्यादा और बॉडी लैंग्वेज पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कृपया इस चीज को अंडर एस्टिमेट ना करें। दूसरी चीज हमने बात की थी पिछली बार, जिसे मैं दोहराना चाहूंगा, और अब मैं पहले ये बता दूं मैं दोहरा क्यों रहा हूं। देखिए, अगर आप में से किसी ने भी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, तो भगवान कृष्ण ने 18 अध्यायों में गीता को पूरा किया। 700 श्लोक हैं गीता में, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के, जिनका जिक्र गीता में आया है। अब आप ये सोचिए कि गीता का संदेश जो है, सेंट्रल मैसेज है, वो क्या है। गीता का सेंट्रल मैसेज है कि अर्जुन, तुम युद्ध भूमि में खड़े हो, इस वक्त तुम्हारा धर्म युद्ध करना है, कायरता से भाग जाना नहीं है। और तुम कायरता से भागोगे तो अपयश के भागी बनोगे, और युद्ध करोगे तो दो ही हालात, दो ही विकल्प हो सकते हैं। पहला ये कि तुम युद्ध जीत लो और संपूर्ण राज्य का भोग करो, और दूसरा ये कि तुम युद्ध में मारे जाओ और स्वर्ग में जाओ। दोनों ही हालातों में युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, युद्ध से भागना नहीं। अब इस एक सेंट्रल संदेश को कहने में हमें ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगते हैं, लेकिन 30 सेकंड के बजाय 18 अध्याय और 700 श्लोकों में, और वो भी तब जबकि समझाने वाले भगवान श्री कृष्ण थे, और उसमें बार बार उन्होंने अर्जुन को उसके धर्म की यादाश्त दिलवाई है। बार बार उसे समझाने की कोशिश की है कि तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। तो आप इसी चीज से सोचिए कि जब एक तरफ कहने वाले, उपदेश देने वाले खुद श्री भगवान हैं, भगवान कृष्ण हैं, और दूसरी तरफ अर्जुन जैसा विद्वान व्यक्ति है जो भगवान का शरणागत है, भगवान का परम भक्त है और भगवान पर पूरा विश्वास करता है, उसे भी अपनी बात समझाने के लिए भगवान को बार बार दोहराना पड़ा, 700 तक श्लोक बोलने पड़े। इसीलिए मैं जो कुछ आपको बताता हूँ वो आसान तो है, पर आप उसे ना भूलें। इसलिए उसमें से कुछ हिस्से हम अगले सेशंस में भी बार बार दोहराएंगे, जैसे मैं इस बार पिछले सेशन की चीजें दोहराकर बता रहा हूँ। मकसद यही है कि आप इन्हें ना भूलें, आप इनका लाभ उठा सकें, ये जिंदगी में आपके लिए काम आ सकें, और आप खुशहाल जिंदगी जी सकें। क्योंकि सफलता के बाद अक्सर हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं। अगर हम दूसरे लोगों को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं, अहंकार में भर जाते हैं, छोटे और बड़े का गैप कई बार इतना ज्यादा होता है कि हमें लगता है सामने वाले आदमी से हमें जिंदगी भर कभी कोई काम नहीं पड़ेगा, हम उसका फायदा कर सकते हैं, एक तरफा ट्रैफिक है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जबकि असल में ऐसा होता नहीं है। ये इंटरडिपेंडेंस का जमाना है। आप घर की महिलाओं से पूछिए कि एक सिंपल मेड अगर एक दिन ना आए तो उनकी क्या हालत होती है। इसी तरह से आपके जीवन में हर कलीग, हर साथी, हर मित्र, हर रिश्तेदार, परिवार के बाकी लोग, सबका सहयोग जरूरी है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊंगा, छोटी सी बात है,
अगर आप उसको देखेंगे गौर से तो आपको समझ में आ जाएगा। हम कपड़े भी जो पहनते हैं, किसी जगह पर कोई किसान कपास उगाता है, फिर उसको कोई आदमी मंडी में ले जाता है, मंडी से उससे मिलों के लोग या आड़ती लोग खरीदते हैं और फिर मिलों को बेचते हैं। मिल वाला कोई आदमी उसकी सफाई करता है, उसकी धुलाई करता है, वॉशिंग करता है, उसमें से कंटेमिनेशन निकालता है, फिर उसको सूत में बदलता है, धागे में बदलता है, थ्रेड में बदलता है, फिर उसके बाद उसकी रंगाई करता है, कलरिंग करता है, उसके बाद फिर वो उसको मार्केट में लाता है, कोई आदमी उससे कपड़ा बनाता है, कपड़ा बनने के बाद कोई बुटीक वाला, कोई दर्जी, कोई टेलर उसको कपड़े में सिलता है, कपड़ा बनाता है जिसको हम पहनते हैं। तो एक पूरी लंबी श्रृंखला है, सीरीज है लोगों की जो हमें सर्विस दे रहे हैं, तब जाकर के हम कोई कपड़ा पहन पाते हैं। तो जब हम इस चीज को, छोटी सी बात को याद करते हैं कि छोटे से छोटे काम के लिए भी एक सीरीज ऑफ लोग पीपल है, या रादर श्रृंखलाओं की श्रृंखलाएं हैं, एक ही श्रृंखला नहीं है, कई श्रृंखलाएं हैं, कई सीरीजेस हैं जिनसे मिलकर के एक चीज हम तक पहुंचती है। और इस कारण से हमें उन सबका ग्रेटफुल होने की जरूरत होती है। ये इंटरडिपेंडेंस का जमाना है, इसलिए किसी का भी अपमान कर देना, किसी को छोटा महसूस कराना या किसी को छोटा मान लेना गलत है, हमारे खुद के लिए ही अच्छा नहीं है। बस बेसिक बात मैं ये समझाना चाह रहा था। इसलिए अगर आप कभी किसी को किसी के काम पर कोई फीडबैक देना चाहें, अपनी राय देना चाहें, उनके काम की गलतियों को सुधरवाना चाहें, तो फीडबैक देने का तरीका, जिसको हम कॉर्पोरेट लाइफ में कहते हैं, कि वो फीडबैक का जो तरीका है वो सैंडविच तरीका होना चाहिए। अब सैंडविच तरीके का, सैंडविच प्रिंसिपल का मतलब क्या है उसे समझ लीजिए। सैंडविच प्रिंसिपल का मतलब ये है कि हम जिससे भी बात कर रहे हैं उसके काम में अगर हम कोई सुधार चाहते हैं, तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि उस आदमी में इस काम को लेकर के पूरी नॉलेज नहीं है, पर ये नहीं हो सकता कि उसमें कोई भी और गुण ना हो। तो उसके कौन कौन से गुण हैं उसकी एक छोटी सी लिस्ट बना, फिर हम उससे बात करने से पहले उसके गुणों का जिक्र करें, एक गुण की बात करें, उसकी खूबी की बात करें, उसको बतलाएं भाई तू इस चीज में बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और उसके अलावा फिर ये और खूबी है तेरे अंदर, इसमें भी तू बहुत अच्छा है, ये एक और खूबी है तेरे अंदर, इसमें भी तू बहुत अच्छा है, और आज जो तूने ये काम किया या जो काम ये तू करता है, इसको अगर तू इस तरीके से करे तो ये काम और बेहतर हो जाएगा, और तेरे बाकी गुण मिल करके इसको, इसमें चार चांद लगा देंगे। इसको हम इसलिए कहते हैं सैंडविच मेथड ऑफ फीडबैक, क्योंकि सैंडविच का बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है, जिसमें ये होता है, पहले ब्रेड का पीस है, फिर उसमें हमने क्रीम लगाई, फिर उसमें हमने सैलेड की स्टफिंग की, फिर उसके बाद मेयोनीज लगाया, फिर उसके बाद दोबारा क्रीम लगाई, फिर उसके बाद सॉस लगाई, फिर उसके बाद दोबारा स्टफिंग की। तो इतनी सारी चीजें करने का मकसद यही होता है कि आपको सैंडविच स्वाद हो जाए। इस प्रिंसिपल को हम कॉर्पोरेट लाइफ में और पर्सनल लाइफ में और रिलेशनशिप लाइफ में, परिवार में भी इसलिए यूज करते हैं कि हम जब किसी की प्रशंसा करेंगे तो वो हमारी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए, जीवन में अपनाने के लिए रिसीवेबल मोड में आ जाएगा, रिसीट मोड में आ जाएगा, और वो आपकी बात को सुनेगा, समझेगा, उसकी वैल्यू को समझेगा और जिंदगी में उतारेगा। आपका पर्पस तो यही है ना कि सामने वाला आदमी मेरी बात सुने, सुन करके जिंदगी में उतारे और उतार करके उसका फायदा ले, ताकि आपका भी काम बेहतर हो, उसका भी काम बेहतर हो। अगर आपने किसी से काम लिया है तो वो आपको बेहतर आउटपुट दे सके। तो इसलिए सैंडविच फीडबैक वाला तरीका बेस्ट तरीका माना गया है जब हम किसी को फीडबैक देना चाहते हैं। तीसरी बात मैं जो बतलाना चाहूंगा, एज अ पेरेंट, हम जब बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को किसी चीज के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, तो हमें किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना चाहिए। देखिए आजकल के बच्चे जो हैं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जमाने में जी रहे हैं। हम जिस जमाने में पैदा हुए थे
उस जमाने में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होती थी। ऐसा नहीं होता था कि हमने माँ बाप को कुछ रिक्वेस्ट की और फटाफट हो गया। हमने स्कूल में किसी को कुछ कहा और फटाफट हो गया। हमने कॉलेज में किसी को कुछ कहा, जॉब में किसी को कुछ कहा, बॉस को कुछ कहा, किसी कलीग को कुछ कहा, किसी जूनियर को कहा और फटाफट हो गया। ऐसा तब नहीं था। लेकिन अब चूंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है, आपने कोई चीज ऑर्डर की, 10 मिनट में आपको डिलीवर हो गई। आपने टिकट बुक करनी है, आपने किसी जगह पर जाना है, फटाफट आप मेक माई ट्रिप पे गए, होटल्स बुक हो गए, साइट बुक हो गई, साइट सीइंग की प्लान आ गई, सब कुछ फटाफट हो जाता है। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जीने वाले लोगों के लिए उस सभ्यता को समझना, उस कल्चर को समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि हम किस तरीके से मोटिवेट हो। उनको मोटिवेटेड रखने के लिए जो सिस्टम अपनाया जाता है या जो सिस्टम अपनाया जाना चाहिए, वही एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों के साथ भी लगाएंगे, उसका फायदा उठाएंगे, तो बच्चे मोटिवेट भी होंगे और रिजल्ट भी देंगे। अब समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं इसका थोड़ा सा खुलासा करता हूं। मान लीजिए एक बच्चा है जो होशियार है, इंटेलिजेंट है, स्टडीज में अच्छा है, लेकिन लापरवाह है। बैठ करके टिक करके होमवर्क नहीं करता, बैठ करके टिक करके पढ़ता नहीं है। पढ़े तो उसे फटाफट याद हो जाता है और उसकी आउटपुट बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो पढ़ता ही नहीं, बैठता ही नहीं, टिकता ही नहीं। तो उसको टिकाने में क्या होना चाहिए? मैं अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं जो हमारे पड़ोस में हुआ, जिसमें मैं इन्वॉल्व था और जिसमें हमने उस बच्चे को मोटिवेट किया। मैं वो एग्जैक्ट किस्सा आपको सुना रहा हूँ और वो बार बार इसलिए सुनाता हूँ कि एज अ पेरेंट आपकी जिम्मेदारियां बहुत है। बच्चे आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और आप बच्चों को सीधे रास्ते पर कैसे रखें, ये बहुत छोटा सा गुर है, बहुत आसान गुर है। इसको समझ ले तो आपका आउटपुट, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और जो आपका एम है, उद्देश्य है कि बच्चा मोटिवेटेड रह करके अच्छे नंबर ले, पास हो, डिवीजन ले, अच्छी जगह एडमिशन मिले, उन सब चीजों को के लिए बहुत कारगर है। मैं उसे समझा। हमारे पड़ोस में एक बच्चा था जो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ही कामयाब स्पोर्ट्स पर्सन भी है। वो स्कूल में बहुत अच्छा जो है स्टूडेंट रहा है। कॉलेज में जब वो गया तो बहुत लापरवाह हो गया। कॉलेज में उतनी देखभाल नहीं होती, टीचर्स को उतनी टीचर्स का उतना दबाव नहीं होता, बच्चों को फ्रीडम बहुत ज्यादा होती है स्कूल के मुकाबले में। तो उसमें कॉलेज में जाकर के उसका स्टडी का लेवल जो है, मार्क्स का लेवल वो ड्रॉप होने लगा। तो उसके माँ बाप ने मुझसे बात की। मैंने बच्चे से समझा, जब वो छोटा था तब एक बात हुई थी और जब वो बड़ा हुआ तब एक और बात हुई। जब वो छोटा था तब उसने ये कहा था कि मुझे 5 गियर वाला साइकिल मिलना चाहिए तो मैं मन लगा के पढ़ूंगा। तो उसे 5 गियर वाला साइकिल लगाने की हमने शर्त लगा दी कि तू क्लास में फर्स्ट आएगा तो तेरे को 5 गियर वाला साइकिल मिल जाएगा। और वो कामयाब रहा। फिर जब वो कॉलेज में आया तो उसे बुलेट बाइक चाहिए थी। वो बाइक का दीवाना था, बाइकिंग का दीवाना था। और उसको ये कहा गया ठीक है तू कॉलेज टॉप कर, तेरे को बाइक भी मिलेगी। और दोनों ही बार उसने, पहली बार भी उसने स्कूल में अपनी क्लास में टॉप किया, दूसरी बार उसने कॉलेज में टॉप किया। तो किस तरह से हुआ, उसकी मोटिवेशन क्या थी? उसको जब कॉलेज कलर मिला, जैकेट मिली, सम्मान मिला, ट्रॉफी मिली, उससे वो बहुत खुश हुआ। लेकिन उसके असली जो मोटिवेशन का कारण था वो कॉलेज कलर और जैकेट और सम्मान नहीं था। उसकी मोटिवेशन का कारण तो बाइक थी। स्कूल में जब वो बच्चा था तब उसकी 5 गियर वाला साइकिल, और जब वो बड़ा हुआ तो तब उसके लिए बाइक। ये दो चीजें उसकी मोटिवेशन की थी। तो बचपन से लेकर के युवा होने तक 2 बार जब उसके साथ प्रॉब्लम आई और दोनों बार एक ही गुरु ने काम किया। उस गुरु को हमने बहुत सी क्लासेस में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बच्चों पर अपना करके देखा है। ये टाइम टेस्टेड मेथड है जो आपको मैं आज फ्री में बता रहा हूँ। जो कि जो कि आप अपने घर में अपने बच्चों पर, अपने अड़ोस पड़ोस में जहां आप वेल विशर हैं, अपने रिश्ते में लागू कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि बच्चे की असल इच्छा क्या है, उसका असल गोल क्या है। उस गोल को आप अपने जरूरत के साथ, अपने गोल के साथ लिंक कर दीजिए। यानी दो गोल्स को लिंक कर दीजिए, आपस में म्यूचुअली मिला दीजिए। तो उससे बच्चा
प्रेरित रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा और वो आपके वाले गोल को भी प्राप्त कर सकेगा, अपने गोल को भी प्राप्त कर सकेगा और दोनों तरफ खुशी होगी। आपके लिए भी खुशी है, बच्चे के लिए भी खुशी है। इसी तरह से ऑफिस में कलीग्स के लिए आप ये सिस्टम लागू कर सकते हैं। किसी की जरूरत को समझें, उसके पर्सनल गोल को समझें और उनके गोल को अपने गोल से लिंक कर दें। काम आसान हो गया, फटाफट हो गया, बहुत आसान काम है। तो हमें ये समझने की जरूरत है, ये साइंटिफिक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं। मैं उनको आसान रूप में आपके साथ पेश करता हूं इसलिए कि आप उनको अपना सकें, उनका लाभ उठा सकें। अब देखिए, ये सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं, आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, किसी भी रूप में बैठे हो, आपकी जिम्मेदारी कुछ भी हो, कुछ आपको खरीदने की जरूरत नहीं, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, कोई हैवी चीज साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं। ये ऐसे टोटके हैं, ऐसे टूल्स हैं। हम इसी तरह के टोटके और टूल्स में, इसीलिए इनको टोटके कहता हूं बार बार। ये टूल है, साइकोलॉजिकल टूल है, लेकिन मैं टोटके यूं कहता हूं ताकि आप ये समझे कि इसके लिए कुछ खरीदना नहीं है, कुछ भी बाजार से नया नहीं लाना, कुछ भी पैसे नहीं खर्च करने, बिना पैसे खर्च किए ही आप इन चीजों को लागू कर सकते हैं जिंदगी में और इनका लाभ उठा सकते हैं और आपके संपर्क में जो लोग आएंगे उनको भी इनका लाभ मिलेगा। मकसद सिर्फ ये है कि इन चीजों के लाभ को, इन चीजों को उपयोग को आप समझ सके और इनका लाभ ले सके। इसीलिए मैं बार बार दोहराने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, एक और चीज हुई थी, पिछली बार भी मैंने बात की थी, दोबारा उसको दोहरा रहा हूं। क्लासेस में क्या होता है, बच्चा अगर किसी एक सब्जेक्ट में कमजोर है, तो अगर आप उसको बारीकी से एनालाइज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि बच्चा कमजोर है या नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा सब्जेक्ट बोरिंग है या नहीं है, उससे भी ज्यादा ये है कि जो टीचर है जो उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उसका पढ़ाने का तरीका इंटरेस्टिंग नहीं है। टीचर का पढ़ाने का तरीका अगर बोरिंग होगा और बच्चे को उस कारण से उस क्लास में उकताहट होगी, बोरियत फील करेगा, तो बच्चा धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में कमजोर हो जाएगा। तो बच्चे को सब्जेक्ट जो है वो बोरिंग नहीं होता। अब लोग बहुत से कहते हैं जी, हिस्ट्री तो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है जी, हिस्ट्री में तो जॉर्ज 6, जॉर्ज 8, जॉर्ज 9 ही एक दूसरे से कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कौन सा वाला किंग था और उसके जमाने में क्या हुआ था। 6 को हम 9th लिख दें, 9th को 6 लिख दें, डेट्स नहीं याद रहती। लेकिन अगर सचमुच हिस्ट्री बोरिंग ही होता तो दुनिया में कोई भी हिस्टोरियन ना होता। मुझे बोरिंग लग सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट बोरिंग है, मेरा उसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसके साथ ट्यून नहीं कर पा रहा, वो एक अलग बात है। मुझे वो बोरिंग लगता है, सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है। अगर हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को जब इस वे में ये बात समझाते हैं, उनको बात समझ में आ जाती है, तो उनका नजरिया चेंज हो जाता है और सब्जेक्ट उनको बोरिंग नहीं लगता। वो अपने आप को संभाल लेते हैं और सब्जेक्ट में एक्सेल करना शुरू कर देते हैं। हमने बहुत सी यूनिवर्सिटीज के साथ काम किया जहां हमने इस प्रिंसिपल को लेकर के बच्चों की आउटपुट को बढ़ाया, उनके रिजल्ट्स को बेहतर बनाया। वो चीज इसी तरह से हो सकी कि हमने बच्चों को ये समझाया कि सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है। हो सकता है तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे, हो सकता है टीचर अपनी बात जिस ढंग से कहता है आप उसको समझ नहीं रहे। तो एक ऐसी सिचुएशन में आप आपस में 4 स्टूडेंट्स मिलकर के उस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। वहां आपने टीचर को अपने साथियों के साथ, अपने पीयर्स के साथ रिप्लेस कर दिया। तरीके बहुत हैं, हर समस्या है तो हर समस्या का हल भी है। हम सिर्फ कितने इमेजिनेटिव हैं, कितने इमेजिनेटिवली बाकी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि इसके संभावित हल, पॉसिबल सॉल्यूशंस कितने ज्यादा हैं, उनमें से कौन सा आज हमें काम आएगा। जब हम इस तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो समस्या का हल तो जरूर निकलता है, क्योंकि हल है। कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल ना हो। इतनी छोटी सी बात को अगर हम समझ लें, जिंदगी में अपना लें, तो हम सफल होना शुरू हो जाते हैं। और फिर बात वही है कि हम ये याद रखें कि हम इंटरडिपेंडेंस के जमाने में जी रहे हैं। हम कभी भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, दूसरों पर निर्भर है। इसलिए हमें रिश्ते बनाए रखना जरूरी है। पर उससे भी ज्यादा साइकोलॉजी ये मानती है, बायोलॉजिकल रीजंस ये मानते हैं
और साइंस ये मानती है और साइकियाट्री ये मानती है कि जब हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, फुलफिलिंग होते हैं, तो हम खुश रहते हैं। तो अगर हम सफलता के साथ साथ खुश भी रहना चाहते हैं, फुलफिलिंग लाइफ भी जीना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम रिश्तों का सम्मान करें, रिश्तों का फायदा उठाएं, रिश्ते फुलफिलिंग हो उसके लिए हम खुशमिजाज हों और दूसरों को भी खुशी बांटते रहें। यही काम होना चाहिए। यही करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने आधा घंटा अपने जीवन का मेरे साथ बिताया। परमात्मा आपको खुश रखे, हर तरह की सफलता दे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये सेशन ओवर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।